अस्सलाम वालेकुम। अब तो छुट्टी नहीं अफोर्ड होती भाई, दुरूद शरीफ पढ़ना है। कल मैंने कुछ चीज़ें शेयर की होंगी ग्रुप में, देखें एसोसिएट के नोट्स आए हैं। वो कॉपियर ना शायद आज भी नहीं आया, वरना मैंने उसको कहा था कॉपियर के पास भी रखवा दे। तो ग्रुप में है शेयर एसोसिएट के नोट्स हैं? नहीं, अभी रिसेंटली एक एक्सेल की फाइल आई होगी। अच्छा, अब ये जो एक्सेल की फाइल है, ये जो मैं एसोसिएट पढ़ा रहा हूँ ना, ऑटम 19 ऑनवर्ड्स, ये मैंने अपने फॉर्मेट पे ये सब बनाए हुए हैं, क्योंकि पैक की बुक स्प्रिंग 19 तक मैं अपडेट करता था। ऑटम 19 के बाद से मैं नहीं करता उसको अपडेट, तो उसके बाद जो है वो आईकैप के सोल्यूशन ही हैं इसमें प्रिंटेड। तो मैंने अपने फॉर्मेट पे सेम आंसर है, बस फॉर्मेट डिफरेंट है। वो फिर मैंने ना सॉल्व करके आपसे एक्सेल की फाइल शेयर की है। रिकॉर्डिंग वाले बच्चे आपके कोर्स में रख दी, और ये फिजिकल वाले मैंने टीए को कहा ज़रूर है कि कॉपियर आए तो उसको इसकी हार्ड कॉपी दे दे, तो जिसने लेनी हो कॉपी ले ले। और क्या था, हाँ, इसके अलावा फिर पहले एक फ़ाइल शेयर हुई होगी, कल रात को ही ऐसे हुई होगी। पीडीएफ फाइल है एसोसिएट ग्रुप SOFP SOCI, नहीं हुई भी शेयर ना यार। कंसोलिडेशन विद एसोसिएट ही नहीं हुआ। दिखाएं, ये कब हुआ था? अच्छा, चलो ठीक है, दे दिए थे तो दे दिए थे, यही वाले ही हैं। और एक एथिक्स की फाइल शेयर हुई होगी। हाँ ठीक है, ठीक है जी। कल वाली ना वो जो मैंने सोल्यूशन किया था, तो उसमें मुझे वर्किंग टू अदर रिजर्व्स, ए के अदर रिजर्व्स फिगर्स बताइएगा। 11,000 लेस प्री 5,000 6, और इस पे लगाया था 30, और उसको ले आए थे इधर 1800। अच्छा जी, रिटेन्ड अर्निंग्स एड ए की रिटेन्ड अर्निंग्स 39 29 लेस प्री 15,000। हाँ जी, 14,000 30% 4,200, और इन्हीं दोनों को इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट जो बुक्स में आ रही थी है 22, इसमें अदर रिजर्व्स का हिस्सा ऐड किया था 1800 और रिटेन्ड अर्निंग का हिस्सा ऐड किया था 4200। ये मैंने कल एसोसिएट बताया था, जो पेरेंट की बुक्स में ऑलरेडी है। अदर रिजर्व्स में हिस्सा यहाँ ऐड, रिटेन अर्निंग में हिस्सा यहाँ ऐड। और उसकी रीजन बताई थी कि जिस तरह से ग्रुप बैलेंस शीट में हम एनसीआई वालों को एक फिगर दे रहे होते हैं, तो इसी तरह अब हम खुद एनसीआई हैं, तो हम वो खुद अपने जिम्मे फिगर ले लेंगे कि जितना पैसा लगाया था वो प्लस उसके बाद से जितना ए ने कमाया उसमें हमारा हिस्सा। इसको कहते हैं इक्विटी मेथड। यहां तक की थी कल बात। अब मैं कराता हूं एडजस्टमेंट्स। तो एक तो आप इन नोट्स में पहले ही पेज पे पॉइंट नंबर 1 पढ़ लें, बल्कि क्या करना है पढ़ के यही लिखा था मैंने, यही कि ए के अदर रिजर्व्स में हिस्सा यहाँ ऐड और रिटेन अर्निंग में हिस्सा रिटेन अर्निंग में ऐड और इन्वेस्टमेंट में ऐड। अब इनमें आगे मजीद क्या क्या एडजस्टमेंट्स होंगी ये करते हैं बात। पॉइंट नंबर 3 पढ़ लें, समझ आ जाएगा। नोट्स में पॉइंट 3 पढ़ लें। हाँ जी, ओके। क्यों? जब हम कंसोलिडेट ही नहीं कर रहे तो फिर डेटर क्रेडिटर एलिमिनेट भी नहीं होने, यानी अगर ए का कोई पेएबल है, ए का रिसीवेबल है तो वो आता रहेगा, उसको एलिमिनेट नहीं करना। पॉइंट 3 ओके। अच्छा जी, अब ऐसा करें, पॉइंट नंबर 8 पढ़ लें। पॉइंट 8 का मतलब है कि अगर पी ने ए के शेयर्स खरीदने के अलावा उसको कोई लोन वगैरह भी दिया हुआ है तो उसको अलग एसेट प्रेजेंट करने की बजाय इधर ही इसी में शामिल कर ले, क्लब करके एक साथ ही दिखा देते हैं। अगर पी ने ए को कोई लोन दिया हुआ है तो उसको भी अलग से एसेट्स में दिखाने की बजाय इसी के साथ यहां लोन लिख के दिखा दे। ये पॉइंट 8 में लिखा हुआ। पॉइंट 8 ओके। अच्छा, पॉइंट 9 ये बिल्कुल एस जैसा है। अगर इस साल में कुछ महीने पहले ही खरीदा होता तो जैसे हम वो एक्विजिशन डेट की रिटेन अर्निंग्स तक ऐसे ऐसे जाके पहुंचते थे, वही यहां भी कर रहे होंगे। पॉइंट 9 हो गया, पॉइंट 9 हो गया। एक दफा दोबारा, अगर 2022 में 31 दिसंबर पे ए की अर्निंग्स हैं 18,000, 1 जनवरी 22 पे ए की अर्निंग्स थी 12,000 और ए के 30% शेयर्स खरीदे 1 अगस्त को, तो अब यहां पर क्या लिखूंगा? हमें यहां से आगे या यहां से पीछे जाना पड़ेगा ना, तो यही कहा है। जैसे एस में करते थे बिल्कुल सेम ऐसे ही है। ये नंबर 9 लिखा हुआ। अच्छा, ये तो हो गई फालतू फालतू सी। अब आते हैं काम पे। इन्वेस्टमेंट इन ए ये एक एसेट है और बाकी एसेट्स की तरह ये भी एक एसेट है, तो इसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग हो सकती है। ग्रुप बैलेंस शीट में ये एक एसेट आ रहा है ना, कल मैंने ग्रुप बैलेंस शीट बनाई थी तो उसको इन्वेस्टमेंट इन ए को एक एसेट लिखा था 28,000। ये एसओएफपी में एसेट्स में आ रहा होगा, तो अब ये एक एसेट है। जब एक एसेट है तो इसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग हो सकती है। तो इसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग हुई इसकी 28,000 वाले एसेट की, और आपको इंपेयरमेंट लॉस गिवन हुआ, तो बताएं क्या करूं? 28,000 का एक एसेट है और लेट से 1,000 रुपए उसकी इंपेयरमेंट है, तो इसमें से माइनस कर लें। तो यहां से इंपेयरमेंट कर लेंगे माइनस। अच्छा, 1,000 माइनस करूं या उस पर 30% लगाऊं? 1,000 ही, क्योंकि ये 28,000 एसेट की इंपेयरमेंट दी होगी। यहां से लेस
और बैलेंस शीट है, डबल इफेक्ट, और रिटेन अर्निंग्स पी वाले कॉलम में, क्योंकि पी का एक एक्सपेंस है। लेकिन आप ना चाहे आप इसको ऊपर लिखना याद रख लें, इकट्ठे इधर ही लिखना याद रखेंगे ना तो याद रखना आसान हो जाएगा। इसलिए मैं कहूंगा ये वो है रिटेन अर्निंग की वर्किंग, पी एस जो आज तक करते आ रहे थे। ये नीचे नया टुकड़ा आया था तो करना पी में से लेस है, यानी इधर से लेस करना है, लेकिन इसी सेक्शन में लिख लेना तो इकट्ठे फॉर्मेट याद रखना आपको आसान रहेगा। यहां से लेस कर लेंगे इंपेयरमेंट 1000। तो इन्वेस्टमेंट इन ए एक एसेट है, उसका इंपेयरमेंट लॉस गिवन होगा आपको, तो क्या ट्रीटमेंट करें? इन्वेस्टमेंट में से लेस और रिटेन अर्निंग आउटर कॉलम में से लेस। ये मैंने आपको एडजस्टमेंट नंबर 2 बता दी। एडजस्टमेंट 2 पढ़ भी लेना। ठीक है, पॉइंट 2 डन। ठीक है जी। कल वाले सवाल की ही फिगर्स ले रहा हूं। इन्वेस्टमेंट कितनी थी ओरिजिनली ए में? पी ने ए में कितना इन्वेस्ट किया था? 22,000। कितने परसेंट शेयर्स लिए थे? 30%। अच्छा, अब इस 30% शेयर्स की ना, बेशक ये सब्सिडरी नहीं है, लेकिन आप इसकी गुडविल की ऐसी ही कैलकुलेशन करेंगे जैसी एस की करते हैं, यानी वर्किंग वन गुडविल एस की अलग निकाला करेंगे, ए की अलग निकाला करेंगे, बिल्कुल उसी पैटर्न पे। अब इसमें से माइनस उस वक्त ए के नेट एसेट्स क्या थे, बिल्कुल उसी पैटर्न पे निकाल रहा हूं। कैपिटल कितना था ए का? 40। प्रीमियम कितना था? अदर रिजर्व्स कितने थे उस वक्त? 5,000। रिटेन अर्निंग उस वक्त कितनी थी? 15,000। $64। यहां क्या माइनस करूं? 30%। 19,200। 2,800। ये कैलकुलेशन जरूर होगी। इस कैलकुलेशन को करने का आंसर अगर यहां पर पॉजिटिव गुडविल निकला तो सब्सिडरी में क्या करते थे हम? इसको ग्रुप बैलेंस शीट में एसेट दिखाते थे ना, इसलिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन एस को उड़ा देते थे बैलेंस शीट से। ये 2800 इस 22 के अंदर ही है या इसके अलावा कोई चीज है? इसके अंदर है ना। 22,000 यानी ज्यादा दिए हुए पैसे, इससे 2800 ज्यादा दिए हुए तो 22,000 है। तो सब्सिडरी में क्या करते थे कि चूंकि इन्वेस्टमेंट इन एस ग्रुप बैलेंस शीट से उड़ गई तो उसकी जगह गुडविल एज एन एसेट आ जाती थी। अब क्या हमने इस 22,000 को उड़ा दिया बैलेंस शीट में से? नहीं, ये मौजूद है। तो 2800 को अलहदा से एक एसेट दिखाएं? नहीं, इसके अंदर शामिल है। ये वर्किंग जरूर करेंगे। अगर आंसर निकला गुडविल तो बस छोड़ दें इसको,
लेकिन अगर आंसर निकल आया, अगर ये 29,200 होता तो 72 नेगेटिव आ जाता। अब ये जो 72 नेगेटिव आ रहा है, तो ये 22,000 फिर एक सस्ती फिगर है ना, तभी तो नेगेटिव आया है। हमने इसको इक्विटी मेथड कहा है इस तरीके को। इसका मतलब यह होता है कि जितने उस वक्त ए की इक्विटी है उसमें हमारा हिस्सा 30% है। मुश्किल हो गई बात। जब मैंने बिल्कुल पहली दफा एनसीआई इंट्रोड्यूस कराई थी आपको, सबसे पहली दफा जब बेसिक क्वेश्चंस करा रहा था, उसमें शायद चौथा पांचवा सवाल था, अगर है रजिस्टर। अच्छा, अगर बहुत पीछे चला गया पेटियों में, उस पर अब रजाई आ गई है तो रहने दें, ज़बानी सुन लें। जब मैंने पहली दफा एनसीआई इंट्रोड्यूस कराया था तो मैंने आपको उसकी वर्किंग कराई थी। उससे पहले एक और तरीका करके दिखाया था कि आज बैलेंस शीट में एस की इक्विटी कितनी है, उसका 20% ले लिया था, वो एनसीआई थी। लेकिन आपको उस तरह मना किया था और एक अलग वर्किंग बनाई थी। लेकिन कॉन्सेप्चुअली एनसीआई क्या फिगर थी कि जो ईयर एंड पे एस की इक्विटी है उसमें हमारा हक कितना है, एनसीआई का हक कितना है। तो इन्वेस्टमेंट इन ए, ये भी उसी वर्किंग का ही पैटर्न है ना। इसलिए इसका जो आंसर आता है ना 28,000, बल्कि आप चेक कर लें 28,000 हम कह रहे हैं कि हमारा ए में हिस्सा है, हक 28,000 जो कल वाले आंसर में है। तो ये है असल में हमारा एनसीआई में वाकई 30% हिस्सा। देखिए जरा एनसीआई की इक्विटी कितनी, कल वाले सवाल में बैलेंस शीट में ए की इक्विटी कितनी है, क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में नहीं। सॉल्यूशन में, क्वेश्चन में ए की बैलेंस शीट में इक्विटी कितनी है? 80, इस पे 30 लगाएं जी, 25, इसमें 2800 ऐड करें, हमारा ए की इक्विटी में प्रोपोर्शनेट हक कितना है, और साथ गुडविल भी साथ एडेड है, तो 28,000 यहां शो हो रहा था। इसको इक्विटी मेथड इसलिए कहते हैं कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट किस वैल्यू पे शो कर रहे हैं, जो हमारा ए की इक्विटी में हिस्सा है, इसलिए इसको इक्विटी मेथड कहते हैं। अगर तो आंसर आया ना पॉजिटिव गुडविल, तो बस ठीक है, जो जैसे किया वैसे ही करें। लेकिन अगर आंसर आ गया नेगेटिव गुडविल, तो ये फिगर एक रिड्यूस्ड फिगर आ रही होगी। और नेगेटिव गुडविल का मतलब है कि हमने किसी को सस्ते में खरीद लिया, इसको पेरेंट बनाएगा अपनी इनकम, और ये चूंकि एक रिड्यूस्ड फिगर आ रही है तो इसको इक्विटी के शेयर तक पहुंचाने के लिए नेगेटिव गुडविल ऐड करनी पड़ेगी। तो अगर आपने गुडविल की वर्किंग की और आंसर पॉजिटिव आया, छोड़ दें। लेकिन अगर नेगेटिव आया तो इन्वेस्टमेंट इन ए की वर्किंग में यहां ऐड कर दें, और पेरेंट की रिटेन अर्निंग में ऐड कर दें, यही जोड़ लें साथ। गुडविल की वर्किंग करें, अगर आंसर पॉजिटिव निकला तो छोड़ दें बस वहीं। लेकिन अगर आंसर नेगेटिव निकला तो पेरेंट के लिए ये एक इनकम वाली बात है, रिटेन अर्निंग में ऐड और इन्वेस्टमेंट में ऐड। क्योंकि ये एक रिड्यूस्ड फिगर है तो हमें इक्विटी के शेयर तक पहुंचाना है, इसलिए इसको ऐड बैक करना पड़ा है। अगर नेगेटिव गुडविल आई तो यहां ऐड और यहां ऐड, और अगर पॉजिटिव गुडविल आई तो इग्नोर। ये मैंने आपको एडजस्टमेंट नंबर 7 बता दी भाई। एडजस्टमेंट 7 पढ़ लें।
जी एडजस्टमेंट 7 डन। अब जब गुडविल निकाल ही रहे हैं तो फिर वो जो गुडविल की अंदर एडजस्टमेंट्स होती थी फिर वो भी होनी चाहिए, अल मशहूर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। तो अगर उस वक्त ए के एसेट्स की फेयर वैल्यू 3000 ज्यादा थी, एक बिल्डिंग थी उसकी, तो हम इस कैलकुलेशन में क्या करें, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट इधर ऐड कर देंगे और बैलेंस शीट में पीपी में ऐड कर दें। क्यों नहीं? तो पीपी में तो ऐड नहीं करेंगे, फिर क्या करें? हम कुछ भी नहीं करेंगे इसका, सिर्फ गुडविल की वर्किंग में यहां पर 3000 ऐड करेंगे। उसके बाद आंसर अगर पॉजिटिव आया हुआ है तो वो तो वैसे ही छोड़ देना है हमने, नेगेटिव आया हुआ है क्योंकि गुडविल तो तभी पता चलेगी ना जब उस वक्त इक्विटी की फेयर वर्थ पता होगी। तो गुडविल तो कॉन्सेप्चुअली है ही यही कि जितने पैसे दिए थे और जो खरीदा था उसकी फेयर वैल्यू क्या थी। हाँ, लेकिन गुडविल तो यही है ना कि हम जितनी परसेंटेज ऑफ इक्विटी खरीद रहे हैं उसके लिए कितने पैसे दे रहे हैं, उस इक्विटी की फेयर वैल्यू कितनी थी, तो उसको तो डालना पड़ेगा। तो गुडविल की कैलकुलेशन में तो 3000 डालना पड़ेगा। अगर आंसर पॉजिटिव आ गया इधर तो बस छोड़ दें, नेगेटिव आया तो इस 3000 का दूसरा फैक्ट कहां गया? डेप्शन अभी रहने दें, इस 3000 का दूसरा फैक्ट कहां गया? कहां इंक्रीज हो गया? फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हम दूसरे की बैलेंस शीट में तो नहीं एडजस्ट कर रहे होते। हाँ हाँ, क्या हम ए की बैलेंस शीट कंसोलिडेट कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो 3000 यहां लिखने का दूसरा फैक्ट किधर है? वहां से कहां से? हाँ, ए की बुक्स को हम कंसोलिडेट कर रहे हैं तो ए के पीपी को तो कंसोलिडेट ही नहीं कर रहे हैं ना। अब वो ज्यादा है या कम है जो भी है, हम तो कंसोलिडेट ही नहीं कर रहे। मैं तो पूछ रहा हूं हमारी ग्रुप बैलेंस शीट में हमने यहां वर्किंग में जो 3000 लिखा, इसका दूसरा फैक्ट किधर जाएगा? हाँ जी, पता नहीं या कहीं नहीं जाएगा। हाँ, अच्छा चले मैं ना फिगर्स ही ले लेता हूं सामने। अब 67 पॉजिटिव ना, तो क्या किया 1900 का? कुछ भी नहीं, छोड़ दिया। तो इस 3000 का दूसरा फैक्ट क्या है? डेप्शन अभी छोड़ दें, इस 3000 का दूसरा फैक्ट कहाँ है? हाँ, असल में ना हम एस की पूरी बैलेंस शीट को कंसोलिडेट कर रहे होते हैं, इसलिए जो भी एडजस्टमेंट डालते हैं वो जरूर डबल इफेक्ट लेते हैं। यहां पर तो हमने एंड आंसर का ही डबल इफेक्ट लेना है तो लेना है। अगर ये आंसर नेगेटिव 2000 आ जाता तो हम इस नेगेटिव 2000 को फिर डबल इफेक्ट लेते, 2000 यहां ऐड करते, 2000 वहां ऐड करते। हम इन चीजों को तो नहीं कंसोलिडेट कर रहे। एस में इस 3000 का हम डबल इफेक्ट इसलिए ले रहे होते हैं क्योंकि एस की पूरी बैलेंस शीट कंसोलिडेट कर रहे होते हैं। जब एस की इक्विटी निकाल रहे हैं, डिफरेंस गुडविल आ रहा है, एस के पीपीई को कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो साथ पीपी में 3000 ऐड करना पड़ता है क्योंकि एस की पूरी बैलेंस शीट कंसोलिडेट हो रही होती है। ए को तो हम कंसोलिडेट ही नहीं कर रहे, हम तो अपनी सारी वर्किंग्स का जो फाइनल आंसर आ रहा है उस आंसर को उधर प्लस और उधर प्लस कर रहे हैं। ये 2000 नहीं 3000 आ जाता, 1500 आ जाता, नेगेटिव क्या करते? बस इधर 1500 ऐड, वहां 1500 ऐड, नहीं 1000 आ जाता, फिर यहां 1000 ऐड, वहां 1000 ऐड, 4000 आ जाता,
4 यहां ऐड, वहां 4 वहां ऐड, बड़ी गहरी बातें कर दी मैंने। तो इसलिए इस 3000 का कोई दूसरा फैक्ट नहीं है, हमने सिर्फ इस गुडविल की कैलकुलेशन में इस 3000 को कंसिडर करना है। अब आगे अगर गुडविल पॉजिटिव निकले, नेगेटिव निकले, जो भी निकला वो वही है जो एडजस्टमेंट 7 में बता चुका, लेकिन गुडविल की कैलकुलेशन करते हुए इस 3000 को इस्तेमाल करेंगे और इसका कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये बिल्डिंग है और हम कहते हैं कि एसोसिएट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 3000 ज्यादा वर्थ की है, तो फिर उसकी डेप्रिसिएशन भी एडजस्टमेंट लेनी पड़ेगी। अब उसका क्या करेंगे, यहां से एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लेस, मिसाल के तौर पे 900। इसका दूसरा फैक्ट, इसका कोई दूसरा फैक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो इसका आंसर निकलने वाला है, मिसाल के तौर पे 4050, इसका डबल इफेक्ट लेने वाले हैं हम। 4050 यहां ऐड, 4050 यहां ऐड। तो अगर ए के एक्विजिशन डेट पे कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हुई, तो एक काम तो ये करेंगे कि उसको ए की गुडविल की वर्किंग में लिखेंगे जैसे एस में सीखा है, बस। और इसकी एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन इधर यहां से लेस, बस। ये मैंने आपको एडजस्टमेंट नंबर 5A और 5B दोनों बता दी, 5A और 5B दोनों बता दी। एडजस्टमेंट 5A 5B दोनों पढ़ लें। कहाँ? कुछ भी नहीं। वो इस 900 के 30% यानी 270 की कमी आ गई, इसमें 270 की कमी आ गई, वही कमी इधर भी है, वही कमी इधर भी है। ये मेमोरेंडम एंट्री बनाई हुई है, इसकी वजह से ये कम आंसर आया ना। तो रिटेन अर्निंग में भी थोड़ा ऐड हो रहा है, इन्वेस्टमेंट इन ए में भी थोड़ा ऐड हो रहा है, उसको एक एंट्री की शक्ल में बना के लिखा हुआ। हाँ जी, नहीं नहीं, एक जैसे हम एस की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन निकालते थे, हाँ, जो भी मेथड है उस मेथड के तहत।
5A 5B डन। जाग रहे हैं ना? नहीं, क्या रह गया? 4 6, बस चलो 4 और 6 समझाता हूं। पहले 4 समझते हैं। 4 समझ आ गई तो 6 भी समझ आ जाएगी। अच्छा, अगर अभी तक सोए हुए थे तो जाग जाए, बड़ी टेक्निकल एडजस्टमेंट है। समझ आ गई तो ठीक है, नहीं तो करना तो वही है जो फार्मूला बनाया है। ठीक है, समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं। पी ने एस को, एस होशोवास में कह रहा हूं, एस गुड्स बेची और प्रॉफिट कमाया 3000, लेकिन 20% स्टॉक में पड़ा हुआ था, तो 600 रुपए यूआरपी आ गया। क्या ट्रीटमेंट पड़ी है इसकी? 600 को बल्कि मैं ना पूरी फिगर दे लेता हूं। कॉस्ट 10 और सोल्ड फॉर 13, 3 का प्रॉफिट कमाया, और इसमें से 20% चीजें, 13,000 की 20% चीजें अभी भी स्टॉक में पड़ी हुई हैं एस के 2600। इसमें यूआरपी कितना शामिल है? 600। ये जरा फिगर्स को देख ले मैंने क्या किया है। जो जाग रहे हैं, जो लोग जाग रहे हैं, 2600 क्या किया मैंने? ए ने 13,000 की चीजें एस को बेची थी, उनमें से 20% अभी भी एस के पास है, मतलब 2600 एस के स्टॉक में शो हो रहा है, और इसमें 600 यूआरपी शामिल है। ग्रुप में इसकी क्या एडजस्टमेंट करते थे? इस 600 को पी की रिटेन अर्निंग से लेस और स्टॉक में से लेस। अच्छा, इसी 600 लेस को मैं 2 स्टाइल से बोलूंगा। सेलर की रिटेन अर्निंग में से क्यों लेस? क्योंकि सेलर ने 3000 का प्रॉफिट कमा के अपनी बुक्स में शो कर दिया था, जबकि उसमें से 20% अभी भी अनरियलाइज्ड है, तो उसको रिटेन अर्निंग में नहीं आना चाहिए, इसलिए रिटेन अर्निंग में से लेस। और इन्वेंट्री में से क्यों लेस? क्योंकि वो जो हम रिटेन अर्निंग में से माइनस कर रहे हैं वो स्टॉक में लोडेड है, इसलिए स्टॉक में से भी लेस। ये बात दोबारा। ग्रुप बैलेंस शीट में हम लोग रिटेन अर्निंग के अंदर पी की अर्निंग्स और एस की अर्निंग्स ले लेते हैं। जाग रहे हैं ना? गहरी गहरी बातें जरा, अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, करना वही है जो फार्मूला बताऊंगा। जब हम पी और एस को कंसोलिडेट कर रहे होते हैं तो पी की अर्निंग्स और एस की अर्निंग्स सारी कंसोलिडेट हो जाती हैं। अगर 100% शेयर्स हैं तो वो तो वैसे ही सारा का सारा पी में ऐड हो जाएगा, लेकिन अगर 80% भी हैं तो एस की रिटेन अर्निंग का 80 पी के कॉलम में आ जाएगा और 20 यानी ग्रुप की इक्विटी के अंदर ही होगा ना, है ना? तो पी और एस चूंकि पूरे कंसोलिडेट हो रहे होते हैं तो दोनों की पूरी इक्विटी ग्रुप के अंदर आ रही होती है। अब चाहे पी सेलर हो चाहे एस सेलर हो, चाहे पी सेलर हो चाहे एस सेलर हो, ये जो प्रॉफिट कमा लिया गया है ये सारा का सारा ग्रुप की इक्विटी के अंदर है। ये क्या बात कर दी मैंने? अगर पी सेलर है तो उसकी तो अर्निंग में 3000 है ही है, और चाहे एस सेलर हो तो भी उसकी अर्निंग पूरी की पूरी ग्रुप इक्विटी में आ रही है ना। कैसे आ रही है? 80 पी के साथ मिली हुई है और 20 एंड तो है तो ग्रुप के अंदर, सॉरी है तो ग्रुप एसओएफपी के अंदर ही ना। तो चाहे पी ने बेचा हो एस को, चाहे एस ने पी को बेचा हो, सेलर का प्रॉफिट भी पूरा ग्रुप बैलेंस शीट इक्विटी के अंदर आ रहा होता है और बायर का स्टॉक करंट एसेट्स में आ रहा होता है। तो 600 को हम रिटेन अर्निंग से क्यों लेस कर रहे हैं?
क्योंकि सेलर ने उसको अपनी इनकम बनाया हुआ है जबकि अभी रियलाइज नहीं हुआ, तो रिटेन अर्निंग में से माइनस, और स्टॉक में से क्यों माइनस? क्योंकि वो स्टॉक ग्रुप बैलेंस शीट में शो हो रहा है, उसके अंदर वो प्रॉफिट लोडेड है, इसलिए माइनस कर देते हैं, है ना। इसी बात को मैं दूसरे अंदाज से वापस लाता हूं। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक 2600 का नहीं है, ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से 2000 का है। तो चूंकि ग्रुप एसेट्स में 2600 में 600 फालतू शो हो रहा है, इसलिए एसेट में से लेस, और चूंकि एसेट में से लेस कर रहे हैं इसलिए रिटेन अर्निंग में से भी लेस। एक ही बात को मैंने बस दो अंदाज से बोला है, एक मैं रिटेन अर्निंग के जरिए से आया हूं, एक मैं स्टॉक के जरिए से जा रहा हूं। हो क्या रहा है, 600 को स्टॉक में से लेस कर रहे हैं और रिटेन अर्निंग में से लेस कर रहे हैं। ओके, अब यहां पर ले आता हूं मैं ए पी। ए ने बेचा है पी को। पिछला जुमला दोबारा बोलता हूं, स्टॉक में 600 एडेड है और वो सारा का सारा ऊपर इक्विटी में भी है। अभी जो पिछली बात की थी वो दोबारा कर रहा हूं, 600 स्टॉक में एडेड है और वो जितना 600 कमाया था वो ऊपर पूरी इक्विटी के अंदर भी है ना। अगर पी सेलर था तो पी की रिटेन अर्निंग में तो है, अगर एस सेलर था तो 600 का 80 इधर आया हुआ है, 20 एनसीआई में गया हुआ है तो इक्विटी के अंदर ना। तो उसमें ये 600 का 600 एसेट्स में भी आ रहा है और ऊपर इक्विटी के अंदर भी आ रहा है, इसलिए दोनों से माइनस कर देते हैं। अब आते हैं इधर, ए ने पी को चीजें बेची और सेम डेटा, तो जिस तरह पहले सीखा यूआरपी 600 है ना, यूआरपी 600, पी के स्टॉक 2600 आ रहा होगा, पी का स्टॉक 2600 आ रहा होगा, तो ग्रुप बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में 2600 आ रहा होगा, इसमें से 600 निकाल दें। यहां हुई थोड़ी सी मुश्किल बात, मैं पिछला जुमला दोबारा बोलता हूं, अगर ये पी ने एस को या एस ने पी को बेचा होता तो ग्रुप बैलेंस शीट में स्टॉक में 2600 आ रहा होता ना, और इसमें जो 600 लोडेड है वो 600 का 600 इक्विटी में भी लोडेड है ना। पता नहीं यार, मुझे लग नहीं रहा मैं समझा पा रहा हूं। पी और एस वाली बात दोबारा कर रहा हूं, चाहे पी ने एस को बेचा है चाहे एस ने पी को बेचा है, जो ग्रुप बैलेंस शीट में पी और एस कंबाइन होने की वजह से स्टॉक 2600 आ रहा है और इसमें जो 600 का यूआरपी है वो पूरा का पूरा 600 इक्विटी के अंदर भी आ रहा है, चाहे पी सेलर था चाहे एस सेलर था। तो क्या किया था फिर, यहां से भी 600 माइनस और उधर रिटेन अर्निंग में से भी 600 माइनस, क्योंकि ऊपर रिटेन अर्निंग में भी पूरा 600 आया हुआ है। अब ए ने पी को बेचा है तो यूआरपी तो ये 600 ही है, और पेरेंट का चूंकि ये बायर है तो पेरेंट के स्टॉक में 2600 आ रहा है, तो यहां से 600 माइनस कर दूं। 600 क्यों माइनस कर रहे थे पी और एस वाले में, क्योंकि इसमें भी 600 आ रहा था और रिटेन अर्निंग में भी 600 आ रहा था, कुछ पी के साथ मिलके कुछ एनसीआई के साथ मिलके। लेकिन क्या ए के सारे प्रॉफिट्स हम अपनी ग्रुप बैलेंस शीट में ले आए हैं क्या? इसके अंदर है 600, इसके अंदर तो रहा ही नहीं 600, हम तो यहां निचोड़ के लाए ही 30% है। तो इसमें बेशक आपको फालतू 600 शामिल हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्या वो 600 का 600 ऊपर इक्विटी के अंदर भी शामिल हुआ है? नहीं, उसमें कितना रह गया हुआ है, 600 का 30%। जब इसमें है ही 180 तो यहां से भी 180 निकलेगा, और चूंकि यहां से 180 निकल रहा है, ग्रुप बैलेंस शीट है तो इन्वेंट्री से भी 180 ही निकलेगा। बस ये फर्क पड़ेगा कि जो हम रिटेन अर्निंग से पूरा 600 और स्टॉक से 600 निकालते थे, अब 600 नहीं निकालना, 180 निकालना, और वो भी इधर से नहीं, इधर से ही, यहां से 180 माइनस, इधर से नहीं कर देना, इधर से करना है, यहां से माइनस और
पी की इन्वेंट्री में से माइनस। ओके, बड़ा मुश्किल काम किया मैंने। अगर आपने यहां से 600 माइनस कर दिया ना, तो उसमें गलती आप ये कर जाएंगे कि जो मैं P2A बताने लगा हूं वो गलत कर जाएंगे। इसलिए यहां से माइनस नहीं करना, आपने यहीं से 180 ही माइनस करना है। अभी A to P तो ठीक हो जाएगा, लेकिन P to A गलत हो जाएगा। तो 600 नहीं 180, यहां रिटेन अर्निंग से माइनस और इन्वेंट्री में से माइनस। ओके, और अगर इनकी सीटें बदल दें तो अब ए बायर है, तो ए के स्टॉक में प्रॉफिट लोडेड है, तो ए का स्टॉक तो बैलेंस शीट में आ ही नहीं रहा। अगर पी सेलर है, अच्छा फिर बता रहा हूं, अगर ना समझ आए तो फार्मूला लगा लेना। करूं बात आगे, रहने दूं? अगर पी सेलर है ए बायर है, अच्छा ए टू पी वाली बात ओके है ना? अगर पी सेलर और ए बायर है तो ए का तो स्टॉक ही नहीं आ रहा बैलेंस शीट में, हम तो कंसोलिडेट नहीं कर रहे। तो जब स्टॉक आ ही नहीं रहा तो फिर यहां से फिर इसको यूआरपी को छोड़ दें फिर, है ना? हाँ, अब थोड़ा सी और गहरी होने लगी बात। चलो स्टॉक तो नहीं आ रहा, लेकिन इसको इक्विटी मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि ए की इक्विटी का 30% ये है। इक्विटी क्या होती है? नेट एसेट्स। नेट एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो ए के स्टॉक में प्रॉफिट होना उसके एसेट्स को बढ़ा रहा है, नेट एसेट्स को बढ़ा रहा है, नेट एसेट्स के हिस्से को बढ़ा रहा है। तो इन्वेंट्री से ना सही, यहां से लेस, और चूंकि यहां से लेस तो फिर रिटेन अर्निंग से भी लेस होना चाहिए। अब सेलर कौन है? पी, तो अभी भी यहीं से 180 लेस। तो अगर तो पी सेलर है तो 600 नहीं 180 यहां से लेस, यहां से लेस। और अगर ए सेलर है तो यहां से तो लेस, इन्वेंट्री से लेस। दोबारा, अगर पी सेलर है तो 600 नहीं 180, यहां आउटर कॉलम से लेस और यहां से लेस। और अगर ए सेलर है तो यहां से तो होगा लेस, यहां की बजाय पी की इन्वेंट्री से लेस। अगर पी सेलर है यहां से लेस, यहां से लेस, और अगर ए सेलर है यहां से लेस और इन्वेंट्री से लेस। इससे पहले कि ये दिमाग से निकले, यूआरपी पीपीई के ऊपर है। ये तो हो गया यूआरपी इन्वेंट्री वाला। एक दफा और बोलता हूं, इन्वेंट्री का यूआरपी, अगर पी सेलर है यहां से लेस और यहां से लेस, और अगर ए सेलर है यहां से लेस और इन्वेंट्री से लेस, लेकिन 600 नहीं 180। और अगर पीपीई का यूआरपी है तो जैसे पीपीई का यूआरपी निकालते हैं, निकल आया 600, लेकिन 600 नहीं 180। अगर पी सेलर है यहां से लेस, अब ए का पीपी तो हम कंसोलिडेट नहीं कर रहे, यहां से लेस, और अगर ए सेलर है तो यहां से लेस और पीपी से लेस। कमाल होगा। ये मैंने आपको एडजस्टमेंट नंबर 6 भी बता दी और 4 भी बता दी। लेकिन ये बार बार मैं बात इसलिए बोल रहा हूं कि 600 नहीं 180। एडजस्टमेंट 4 और एडजस्टमेंट 6 दोनों बता दी। एसोसिएट खत्म, बैलेंस शीट। एक सवाल अभी कराता हूं, हाँ एक अभी कराता हूं, एक कल करा दूंगा, फिर कल एक होमवर्क दे दूंगा। है नहीं अभी है ना, आधे घंटे में देखें, ऐसे सवाल हो जाएगा। 4 और 6 पढ़ लेना। अच्छा, और आपको याद करने में हेल्प हो शायद, इन नोट्स में पेज 6 पे आए,
नोट्स में पेज 6, ये देखें मैंने बैलेंस शीट में ना जरा शेड भी डाल दिया। अगर पीपी का यूआरपी है तो पीपी से देखे माइनस किया हुआ है, इन्वेंट्री का यूआरपी है तो इन्वेंट्री में से माइनस किया हुआ है, ए टू पी पेज 6 पे। और अगले पेज पे देखें वर्किंग्स का फॉर्मेट, ये भी मैंने शेडेड किया हुआ है। इन्वेस्टमेंट इन ए, जो कुछ पढ़ाया सब छाप दिया, और रिटेन अर्निंग का ये वाला पोर्शन ये मैंने शेडेड करके डाल दिया, तो आपको शायद याद करने में हेल्प हो जाए। पेज 6 और 7 कहा है मैंने। अब करते हैं एक पास पेपर का सवाल है, इसमें नोट क्या करना है, चलें कर लें नोट। मतलब इसमें मुझे समझ नहीं आ रही क्या नोट करेंगे, ठीक कर लें। चलें लेटेस्ट सवाल करते हैं। लेटेस्ट किसी दौर में स्प्रिंग 23 शेयर किया होगा आपसे, पढ़ लें। मैंने पहले कभी ना कोई टॉपिक कराते हुए स्प्रिंग 2023 का पेपर शेयर किया था, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कराते हुए किया था, इफ्रिक कराते हुए किया था, इफ्रिक 1। उसमें ये क्वेश्चन 8 था, पढ़ लें करता हूं। स्प्रिंग 23 अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन नंबर 8 था। ये ऑनलाइन वाले बच्चे, रिकॉर्डिंग वाले जो हैं, ये आप आईकैप की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। स्प्रिंग 2023 अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 8, पढ़ ले करता हूं हैं। हाँ जी, इस पेपर में एक ही क्वेश्चन 8 था, एल्यूमिनियम वाला ही है। एल और एसएल, गुम ही हो गए यार आप तो। नहीं यार कहाँ है अभी, नहीं कंसोलिडेशन का ऐसे ही है, पहले नहीं किए कभी पास पेपर का सवाल। तो 18 नंबर तो मेहनत मजदूरी के हैं ना। नहीं दिल कर रहा तो चले जाएं, कोई मसला नहीं, ऑनलाइन देख लेना।
अरे इतने में तो 2 दफा पढ़ लिया मैंने यार। अच्छा इतना पता चल रहा है कि कंसोलिडेशन का सवाल है। सही। अच्छा ये मेहनत के एतबार से ना तकरीबन को 90% सवाल वही पी और एस वाला ही है। एसोसिएट तो सिर्फ एक एडजस्टमेंट होती है बस। स्प्रिंग 2023 एएल ग्रुप कंसोलिडेटेड SOFP as at 2022 रुपीज मिलियन थाउजेंड मिलियन ही होते हैं वैसे, आई कैप में मिलियन ही होते हैं। नॉन करंट एसेट्स भाई। अच्छा एसोसिएट को नया टॉपिक नहीं है, ये सवाल 90% वही है, कंसोलिडेशन ही। तो क्या क्या है? पीपीई बताएं। 1160 प्लस 960 प्लस बस। नहीं एसोसिएट भी साथ कर दूं? नहीं वैसे तो उसकी बैलेंस शीट भी नहीं दी भी, लेकिन अगर दी होती तो जज्बात में आके उसको भी ऐड नहीं कर देना था। पी प्लस एस बस। आगे। अच्छा अब जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 440 प्लस 290। आगे। अच्छा अब देखें ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, इसमें उसने सवाल में खुद ही अलग अलग बता दिया। नहीं सॉरी, सवाल में उसने बस इन्वेस्टमेंट्स लिखी हुई है, लेकिन नीचे पता चल रहा है कि इन्वेस्टमेंट इन एस भी है, इन्वेस्टमेंट इन ए भी है, और कोई अदर इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। ये कैसे पता चल रहा अदर इन्वेस्टमेंट्स? पॉइंट नंबर 8। ठीक है, एएल की बाकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, होंगी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, तो उनको फेयर वैल्यू पे अपडेट करना होगा। तो ये वो बाकी की इन्वेस्टमेंट्स का ना अदर इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। अब इसमें जो इन्वेस्टमेंट इन एस है वो तो वैसी उड़ानी है, इन्वेस्टमेंट इन ए अलग लाइन आइटम लिखनी है, अदर इन्वेस्टमेंट्स रह जाएंगी। तो ब्रैकेट में करना है ब्रैकेट में कर लें, ज्यादा रश मचने का डर है तो अलग वर्किंग कर लें। बेशक मैं तो खैर वर्किंग में ही संभाल लूंगा ब्रैकेट में। और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। अच्छा ये पता चल रहा है सवाल में कि एसोसिएट है तो तभी करा रहा हूं, लेकिन सवाल पढ़ के पता चल रहा है हाँ जी है। और बताएं क्या है यहाँ? तो एक दो लाइनें एहतियातन छोड़ के करंट एसेट्स पे आ जाते हैं। करंट एसेट्स जी, इन्वेंट्री कितनी? 365 और 190, और अदर्स कितने? 295 और 270। इक्विटी शेयर इशू हुए हैं कहीं? परचेज कंसिडरेशन में कहीं शेयर दिए हैं जी? हाँ तो रिकॉर्ड हुए हैं नहीं हुए हैं? हुए हैं लेकिन उनमें एरर है, तो इसलिए अभी ब्रैकेट में ही लिख लेते हैं। कैपिटल जी 1400 सिर्फ पी का, प्रीमियम 550, और इक्विटी में क्या है? रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना जी? एसएल का कितना? 150। अच्छा एसएल का है अदर, चलो खैर है 150। और रिटेन्ड अर्निंग्स वर्किंग 2, एनसीआई वर्किंग 3। नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं कोई? हैं जी? सिर्फ लाइबिलिटीज हैं।
क्या है? बस, मतलब कोई नाम नहीं है। चलें, लाइबिलिटीज हैं 692 प्लस 315। बैलेंस शीट खोल ली, P+S ब्रैकेट लगा लिए और बाकी सारी वर्किंग्स चला लें। गुडविल SL की रिटेन अर्निंग्स, AL की रिटेन अर्निंग्स 618, SL की रिटेन अर्निंग्स 445। चले यहां तक पहुंचे, फिर एडजस्टमेंट 1 से चलते हैं। यहां तक पहुंचे, चले जी। गुडविल इन्वेस्टमेंट, क्या क्या इन्वेस्टमेंट है? शेयर्स हैं, कितने हैं जी शेयर्स? 20 मिलियन है। और कौन सी वाली प्राइस लूं, 25 या 27? हाँ जी 25, क्योंकि एक्विजिशन डेट पे 25 थी ना, हमें तो गुडविल एक्विजिशन डेट के ऊपर करनी होती है, तो हमने यहां 25 ही लेनी है। कितना बना? 500। अच्छा, उसने 27 रिकॉर्ड किया हुआ है, तो गलत किया हुआ है। क्या गलती हुई हुई है? 2 रुपए का प्रीमियम ज्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है, तो यहां से हम 2 रुपए इंटू 20 निकाल देते हैं। एक्विजिशन डेट की वैल्यू लेनी है, बाद में जितनी मर्जी बढ़े, तो एक्विजिशन डेट के ऊपर उसने 25 फेयर वैल्यू दी हुई है, तो 2 इसने ज्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है, प्रीमियम वो निकाल दिया जी। अच्छा, टाइम देख के परेशान ना हो, मुझे अंदाजा है कि सवाल पूरा नहीं होगा है, लेकिन जहां तक होता है, जब तक आपकी हिम्मत है करते हैं। है हिम्मत खत्म, चलो मैं डायलॉग वापस ले लेता हूं, देखते हैं करते हैं इसको। और इन्वेस्टमेंट क्या है? पॉइंट नंबर 1, डेफर्ड कंसिडरेशन। अब जो डेफर्ड कंसिडरेशन है, ये मैंने आपको ना जब ये टॉपिक पढ़ाया था, तो तब ये जबानी ये एडजस्टमेंट बताई थी कि ऐसा भी हो सकता है। तो इसने 304 देने का वादा किया है, कब? 3 साल बाद। नहीं, कंडीशन नहीं है, कंटेंजेंट नहीं है, ये डेफर्ड है। तो 304 डिस्काउंट रेट 15% पावर -3, कितना बना? 200। और एस ने, ये AL ने क्या किया हुआ है? पूरा का पूरा 304 अपनी लायबिलिटीज में जमा कर लिया हुआ, जबकि हमें तो वो हवा निकाली हुई आस्था भर भर के फिर देखना था, तो उसकी फिर वर्किंग करते हैं तो देखते हैं। ये ले, इनिशियली एक्विजिशन डेट पे बनती है ये 200। कब का वाकया है ये? तो 1 साल ही पूरा गुजर गया, उस 1 साल का इंटरेस्ट इसमें हवा भर के आना था, कितना? आप जरा बताएं कहां कहां क्या क्या गलतियां और कहां क्या क्या एडजस्टमेंट करें। गुडविल की वर्किंग में तो हमने ये 200 ठीक लिख लिया। लायबिलिटीज में क्या किया हुआ उसने? पूरा का पूरा 304 शामिल किया हुआ है, जबकि आना चाहिए 230। तो क्या करूं?
304 शामिल किया हुआ है ना, गलत है। लायबिलिटीज में शो करना चाहिए 230। तो क्या करें, या तो ऐसे कर लें ताकि आपको भी याद रहे, 304 निकाल दें और 230 शामिल कर लें। और क्या मसला है, उसने ये डिस्काउंटिंग वाली अकाउंटिंग ही नहीं की हुई, तो 30 का इंटरेस्ट एक्सपेंस भी तो बनता है ना, तो वो पेरेंट की रिटेन अर्निंग में से माइनस। गुडविल की वर्किंग में सही फिगर, और जो इसकी बुक्स में बाकी गलतियां थी वो ठीक कर लें। पॉइंट नंबर 1 में कोई और मसला, चले, एनसीआई फेयर वैल्यू प्रोपोर्शनेट, तो यहां से अब आगे आ जाएगा लेस नेट एसेट्स एट एक्विजिशन। एसएल का कैपिटल कितना, 800, प्रीमियम नहीं है, रिवैल्यूएशन सरप्लस 150 लिख दूं, एक्विजिशन डेट वाला कितना था वो, कैसे जी, एक तो देखें गिवन है, लेकिन मैं कहता हूं कि और भी तरीका देखें ताकि आपको वो चीज भी नजर आए। पॉइंट नंबर 2 में उसने कहा हुआ है कि एक्विजिशन डेट पे सरप्लस 105 था और रिटेन अर्निंग्स 500, लेकिन 105 और ढूंढें जरा, कैसे पता चल सकता है। उसने कहा हुआ है कि एस रिवैल्यूएशन मॉडल पे चल रहा है और फॉर द ईयर उसने 45 मजीद रिवैल्यूएशन गेन रिकॉर्ड किया है। ये कहां लिखी है बात, पॉइंट 3 में ये किधर गया, एसएल रिवैल्यूएशन मॉडल पे था तो उसने फॉर द ईयर 45 का मजीद सरप्लस रिकॉर्ड किया है, तो इसका मतलब ये फॉर द ईयर मजीद गेन हुई है। तो 105 तक कैसे पहुंचे, बैलेंस शीट में 150 आ रहा है, 45 और इस साल रिवैल्यूएशन अपवर्ड हुई है और साल पहले ही एक्वायर किया था, तो माइनस कर दें तो भी 105 तक पहुंच जाएंगे। तो हो सकता है आपको पॉइंट 2 की पहली लाइन में 105 ना बताया होता तो भी 105 तक पहुंच सकते थे। और कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट गुडविल में, और कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, कोई ब्रांड, कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। एस की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है जो कि फेयर वैल्यू कैरिंग अमाउंट से 160 ज्यादा थी, तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 160 यहां ऐड और पीपी में ऐड, है ना, ये इधर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यहां ऐड, और इसकी लाइफ बताई हुई है। तो ये क्या है, 515, हाँ जी, उसकी डेप्रिसिएशन पहला ही साल है ना, तो 160 ओवर 8, 20 यहां से लेस और यहां से लेस। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 डन, पॉइंट 1 2 डन। पॉइंट नंबर 3, ये कभी कभार टेस्ट होने वाला पॉइंट है, ये मैंने आपको सबसे आखिर में शायद चीज करवाई थी कि अगर ग्रुप की अकाउंटिंग पॉलिसी एस से डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, ग्रुप वाली यूज करेंगे और एस को अकॉर्डिंगली चेंज कर देंगे। क्या
एस ने रखा हुआ है पीपीई का रिवैल्यूएशन मॉडल, जबकि पेरेंट की पॉलिसी क्या है, कॉस्ट मॉडल। पॉइंट नंबर 3 समझा रहा हूं। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 समझा रहा हूं, अच्छा मजेदार पॉइंट है। एएल कॉस्ट मॉडल फॉलो करता है, जबकि एसएल रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करता है। अब हमने ग्रुप को प्रेफर करना है, तो क्या करें, एस की बुक्स को भी कॉस्ट मॉडल पे ले आए, यानी उसका सरप्लस उड़ा देते हैं, फिर सिंपल है ना। तो सरप्लस कैसे उड़ा दें, पीपी में से माइनस और सरप्लस में से माइनस, कितना, ये बात पहले दोबारा सुने, वैल्यूज पे बाद में बात करते हैं। एस रिवैल्यूएशन मॉडल पे है, तो उसने पीपी रिवैल्यू किया हुआ है ना, तो अब हम ग्रुप को कॉस्ट मॉडल पे लाने की वजह से एस को भी कॉस्ट मॉडल कर लेते हैं, मतलब उसका सरप्लस उड़ा देते हैं, पीपी से ऑफसेट कर देते हैं, तो 150 आ रहा है सरप्लस, यहां से खत्म और पीपी से खत्म, है ना, दोनों जगह से माइनस ना। अब बताएं कितना, 150 और यहां से वो तो देखें, अगर एक्स्ट्रा डेप्शन हुई थी तो सरप्लस ट्रांसफर होते होते भी तो थोड़ा सा रह गया हुआ था ना, तो डेप्शन का मसला नहीं है। पीपी से क्या माइनस करूं, बहुत मजे का पॉइंट है। अच्छा, ये पॉइंट 3 तक रोकता हूं उसको, बाकी कल पूरा करूंगा वरना बहुत हो जाएगा। तो ये पॉइंट 3 कंप्लीट कर लें बस, बाकी मैं इसको कल पूरा करके एक सवाल और कराता हूं, ताकि बैलेंस शीट एसोसिएट, और फिर कल एक आपको होमवर्क दूंगा। पॉइंट 3 पूरा कर देता हूं बस। पॉइंट नंबर 3, पीपीई कॉस्ट मॉडल पे है ग्रुप का, एस का रिवैल्यूएशन पे है, तो पॉलिसी मैच कराने के लिए हम एस को भी कॉस्ट मॉडल करेंगे, और इसका मतलब है रिवैल्यूएशन उड़ा देते हैं, तो सरप्लस खत्म कर देते हैं और पीपीई से उसको निकाल देते हैं, तो सरप्लस खत्म, तो वो तो 150 खत्म, यहां से कितना लेस, 105, क्यों क्यों नहीं रिकॉर्ड किया, ना 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 ना, पीपी से कितना माइनस, क्यों 45, हाँ जी, है, हाँ, तो पीपी में से 45, क्यों, पीपी फॉर द ईयर होता है, क्या फॉर द ईयर होती है, हाँ हाँ, ओ ठहर जाना यार, ऊंचा बोलो, पहला साल है, 1 जनवरी 22 को एक्वायर किया, फिर आगे, तो फिर यहां से 150 पूरा क्यों माइनस, या ये भी नहीं पूरा, ट्रांसफर किधर हो गया, तो सरप्लस से 150 निकालेंगे तो पीपी से भी तो 150 निकालेंगे ना, तो 150 निकाल दें, नहीं हाँ भाई 150 निकाल दें, चलें, इतनी इसरार कौम कर रही है तो 150 निकाल देते हैं। लेकिन कुछ गड़बड़ है भी, ठीक है 150 मान लिया, निकाल दिया, लेकिन स्टिल कुछ कमी रह गई, हाँ जी, क्या एडजस्ट करूं, मैंने 150 निकाल दिया तो वो तो 45 भी गया ना, हाँ जी, डेप्रिसिएशन नहीं है मसला, और बस लास्ट बात खत्म कर रहा हूं, पॉइंट 3 पे रोक रहा हूं बस, बहुत बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है, मैं इसका कल परसों बैठ के सोल्यूशन बना रहा था, तो वो मुझे भी जरा
सोचना पड़ा इस पे, बहुत मजे का पॉइंट है। नहीं नहीं, मुझे सोचना पड़ा से मुराद ये है कि बस फौरन नहीं हो गया, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा। अच्छा, जिन्होंने तो तुक्के से ही कह दिया था ना कि -45, तो सही है -45, लेकिन मैं तुक्के पे नहीं चलाना चाह रहा, इसलिए मैं -45 को तोड़ के बता रहा हूं। इस पे मुत्तफिक है? क्यों किया ये? क्योंकि हम रिवैल्यूएशन मॉडल को खत्म करके कॉस्ट मॉडल कर रहे हैं, तो यही तरीका है ना, सरप्लस को उड़ा दें, पीपी को नीचे कर दें, तो ये हाँ ठीक है। मजे का पॉइंट ये है कि रिवैल्यूएशन मॉडल ना भी हो, कॉस्ट मॉडल भी हो, फिर भी एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट तो करनी होती है ना। जब हमने पूरा 150 उड़ा दिया ना, तो हमने जिंदगी भर का इसका सरप्लस उड़ा दिया। ये 150 यहां से और यहां से माइनस करने के बाद हमने इसको टोटली ग्राउंड जीरो तक पहुंचा दिया, मतलब टोटल कॉस्ट मॉडल पे शिफ्ट कर दिया। लेकिन एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट तो होनी चाहिए थे। फिर कैसे? उस दिन की फेयर वैल्यू तक, तो ये वही 105 है। यानी आप इसको अब फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट समझ लें, तो यहां ऐड और पीपीई में ऐड। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का ताल्लुक कॉस्ट मॉडल रिवैल्यूएशन मॉडल से तो नहीं है। हमने एस के सारे एसेट्स, चाहे वो इन्वेंट्री ही क्यों ना हो, एक्विजिशन डेट पे गुडविल की वर्किंग के अंदर हर एक की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करनी होती है। इसका कॉस्ट मॉडल से नहीं है ताल्लुक। जब मैंने 150 उड़ा दिया ना, तो इसका मतलब इस पूरे को कॉस्ट मॉडल पे गिरा दिया। तो अब जब इस पूरे को कॉस्ट मॉडल पे गिरा दिया, तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट तो करिए ना 105 की, क्योंकि एक्विजिशन डेट तक अगर एस की बुक्स कह रही हैं कि 105 का सरप्लस है, इसका मतलब फेयर वैल्यू 105 ज्यादा है। तो ये आप फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट समझ लें, यहां ऐड और पीपी में ऐड। ओके। और अगर ये किसी को ऐसे समझ आ जाए, तो हमने चूंकि एक्विजिशन तक तो फेयर वैल्यू पे अपडेशन करनी ही होती है, इसलिए सिर्फ उसके बाद वाला जो इंक्रीज है बस वो उड़ाएं। तो चाहे ऐसे कर लें, चाहे ऐसे कर लें। इसको मैं इंशाल्लाह कल पूरा करता हूं, इसको पूरा करता हूं और एक और कराता हूं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।